अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब ये जो तीनों टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ इनका सिलसिला जुड़ा हुआ है। ठीक है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अब इन तीनों को हमने इकट्ठे ही डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने कल जो आपको टॉपिक पढ़ाया था क्रिप्स मिशन के बारे में, उसके एंड पे मैंने बताया था कि चूँकि जो कांग्रेस चाह रही थी, जो वो डिमांड चाह रही थी, वो उसकी पूरी नहीं हुई थी। जो वो तवक्कुआत रख रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसकी पूरी नहीं हो रही थी। अब उसने मज़ीद प्रेशराइज करने के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का नाम भी दिया गया। ठीक है, अब मकसद क्या था कि गवर्नमेंट पे दबाव ज़्यादा बढ़ाया जाए और अपने मकासद हल किए जाए। ठीक है, और दबाव क्यों बढ़ाया जाए? ताकि वो हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं और इक़्तिदार जो है वो हिंदुओं के हवाले करके चले जाएं। ठीक है, और दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया था कि मुसलमान ऐसा नहीं चाहते थे। मुस्लिम लीडरशिप क्या चाह रही थी? मुस्लिम लीडरशिप ये चाहती थी कि वो डिवाइड करके जाएं, मुसलमानों को भी इक़्तिदार में जो है वो हिस्सा दिया जाए, उनकी एक अलग मुमलिकत बनाई के दी जाए। और उसकी वजह क्या थी? वो हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि आने वाले हालात हमारे लिए मज़ीद बदतर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए हालात कोई अच्छे नहीं होंगे। अब जो हिंदू थे वो ये समझ रहे थे कि जो जंग है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, उसमें जो गवर्नमेंट, बरतानिया की गवर्नमेंट है, उसको जो है शिकस्त होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जंग के हालात, शुरू के हालात से ऐसे ही लग रहा था कि शायद हुकूमत बरतानिया को शिकस्त हो जाए और जापान जो है वो इस जंग में जो है वो जीत जाए। लेकिन आने वाले हालात जो थे, उसने जंग का पांसा पलटा और उसने ये साबित किया आने वाले हालात ने कि ऐसा कुछ नहीं है। और जंग में जो है उनकी पोजीशन, गवर्नमेंट की जो बरतानवी गवर्नमेंट थी, उसकी पोजीशन जो थी वो मजबूत हुई। तो अब इन हालात में जो था कांग्रेस जो थी, अब चूंकि वो जो डिमांड्स रख रहे थे वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। अब मज़ीद प्रेशराइज करने के लिए क्या किया उन्होंने? सिविल नाफरमानी की तहरीक और या क्विट इंडिया मूवमेंट की जो तहरीक थी, उन्होंने ज़्यादा पुरजोर तरीके से जो है शुरू की। अब वो किस तरह पुरजोर तरीके से उन्होंने शुरू की? उन्होंने कहा जो हुकूमतें को ब्लैकमेल करने के लिए, और जो उनकी तवक्कुआत थी चूँकि वो पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो दफातर का बायकॉट करने का कहा कि आप जो है दफ्तरों का जो है वो बायकॉट कर दें, और जो है आप जो है टैक्स देना जो है, पे करना, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं उसको छोड़ दें, और पूरे मुल्क में जो है घेराव, जिलाओं के मनफी हथकंडे जो थे उन्होंने जो था कांग्रेस जो थी उसकी तरफ से ये कहा गया कि शुरू किए जाए, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको, बरतानवी गवर्नमेंट को जो है वो ब्लैकमेल किया जा सके, यानी अपनी बातें जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो मनवाई जा सके, प्रेशराइज किया जाए। और इसके अलावा जो था नमक, सॉल्ट जो था उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लेती थी, वो पे ना किया जाए, बल्कि जो था गांधी ने कहा कि जी हम अपना नमक खुद बना लेंगे। खुद कैसे बनाएंगे? उसने कहा कि जी आप जो है वो दरियाओं का जो पानी है, समंदरों का पानी, नमकीन पानी, उसको लाएं, उसको जो है वो धूप में सुखाएं, भाप उड़ेगी, पीछे नमक बाकी बचेगा, तो वो आप करें ताकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे ना करना पड़े। इसके अलावा उसने क्या कहा कि हम कपड़ा अपना खुद बनाएंगे। ठीक है, अपने उसने जो थी आवाम, उससे कहा कि जी हम अपना कपड़ा जो है, जो बाहर से जो मिल्स पे कपड़ा बन रहा है, गवर्नमेंट हमें मिल्स का बना हुआ कपड़ा दे रही है, उसके ऊपर चूँकि गवर्नमेंट को टैक्स भी हमें पे करना पड़ता है, तो हम वो नहीं देंगे, हम उसकी बजाय अपना खुद से कपड़ा बनाएंगे और खुद मतलब वो करेंगे। और आप दफातर को छोड़ दें, बच्चों को जो है, जो बरतानवी स्कूल्स में बच्चे हैं जिनके पढ़ रहे हैं, वो वहाँ से जो है उनको छुड़वा लें, ताकि गवर्नमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जा सके और अपनी बात मनवाई जा सके। तो ये सारा सिलसिला उस वक्त चल पड़ा, और इस सिलसिले को जो है वो उसका कोई हल निकालने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ना सिर्फ पकड़ दकड़ शुरू की, जो थे कांग्रेस जो थी उनके लीडर्स को जेलों में भी डाला, और जो दूसरी साइड पे 1944 में जो है लॉर्ड वीवल जो थे हिंदुस्तान के वायसराय बनते हैं।
तो वो कहते हैं कि अब वो चाहते हैं कि इन मसाइल का कोई हल निकाला जाए, बजाय कि ये जो है वो गवर्नमेंट को कांग्रेस ब्लैकमेल करे और गवर्नमेंट जो है वो पकड़ धकड़ी करे, सिर्फ तो बातचीत के ज़रिए इन मसाइल का हल जो है वो निकाला जाए। तो उस बातचीत का जो है मसाइल का हल निकालने के लिए उन्होंने सियासी जो रहनुमा थे हिंदुस्तान के, उनको दावत दी। और 1945 में मार्च में लॉर्ड वीवल जो थे वो इंग्लिस्तान में जाते हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म से भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और सारी सूरत हाल जो है उनके सामने रखते हैं और उनसे शेयर करते हैं और उनसे तफसील से बात करते हैं इस सिलसिले में कि आगे क्या प्लान किया जाए। और यहाँ पे आके हिंदुस्तान के सियासी जो लीडर्स होते हैं उनको भी दावत देते हैं कि आप आएँ और हम मुलाकात करें, ताकि हम बातचीत के ज़रिए जो है वो जो है सिलसिले को हल करें। अब वो कुछ जो है सर वीवल जो है कुछ तजावीज़ देते हैं कि हम ऐसा चाह रहे हैं। वो क्या तजावीज़ थी उनकी, उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट आने वाला जो आपका आइन होगा, नया दस्तूर होगा मुस्तकबिल का हिंदुस्तान का, वो सियासी ताकतें जो यहाँ की हैं बरसगीर की, उनकी मर्ज़ी से बनेगा। यानी जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी मर्ज़ी से हम इकट्ठे मिल बैठ के बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल जो बरतानवी एक नुमाइंदा होगा, उसकी जो एक इंतज़ामी कौंसल जो है बनाई जाएगी और इंतज़ामी कौंसल के सारे जो मेंबर्स होंगे वो यहीं की लोकल नुमाइंदे जो हैं वो चुने जाएंगे। और इसमें जो है 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे, जबकि 3 सिख, पारसी और ईसाई और दीगर अक़लियतों के मेंबर्स होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल अपनी इंतज़ामी कौंसिल की सदारत करेगा। कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान जो कौंसिल होंगे उनका ताल्लुक क्या बरसगीर से होगा और अरकान का चुनाव जो है वो गवर्नर जनरल खुद करेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ के नुमाइंदों को शामिल, यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई। जबकि हम ये हमें पता है कि जब हम पीछे देखते हैं, इनकी तारीख देखते हैं, हिंदुस्तान की तारीख में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि वो एक तो ये है कि वो ज़्यादा फौरी सारे इक़दाम नहीं करते जाते। दूसरा उनका तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने हाथ में वो कंट्रोल में रखते हैं और कम यहाँ के लोकल नुमाइंदों को शामिल करते हैं। ज़्यादा जो है वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो है हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान पे मज़ीद अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये भी कोशिश की कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए, ताकि जो सियासी मसाइल पैदा हो रहे हैं, ताकि जो मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है उसको बैलेंस किया जाए, उस पर जो है यहाँ का जो है माहौल को अपने हक़ में हमवार किया जाए, अपने हक़ के लिए बेहतर किया जाए। क्योंकि यहाँ पे आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई थी, लैदगी की तहरीकें शुरू हो गई थी। अब उन लैदगी की तहरीकों को दबाने के लिए या ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद जो है इनको वो दे दी जाए, और ताकि ये जो है वो पुरसुकून होकर बैठ जाएँ और हम अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवील दे सकें। इस सिलसिले में जो थे लॉर्ड वीवल ने शिमला जो था वो इंडिया का एक मकाम था, ठीक है। वहाँ शिमला के मकाम पर सारे जो हैं जो सियासी पार्टीज़ थी उनको दावत दी कि आप वहाँ पे आएँ, मेरे साथ मीटिंग करें और हम जो है वहाँ पे बाहमी बातचीत के ज़रिए जो है मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान के जो सियासी मसाइल हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं वो रखें, हम उनको जो है प्रॉपर तरीके से बातचीत के ज़रिए हल करते हैं। तो यानी ये तीनों एक ही आप ये समझ लें कि एक ही लड़ी के 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई, लॉर्ड वीवल प्लान हो गया, वीवल प्लान जिसे कहते हैं, वीवल प्लान हो गया आपका, और शिमला कॉन्फ्रेंस होगी। ये एक ही सिलसिले की 3 कड़ियाँ। और इसी में फिर जो है लॉर्ड वीवल जो हैं वो शिमला के मुकाम पे जो है बरसगीर के सियासी लीडर्स को जो है वो दावत के देते हैं कि वो आएँ और बातचीत करें थे सियासी मसाइल के हल के लिए। और इसको जो है वो इसमें जो है 25 जून से 14 जुलाई का वो देते हैं, टाइम देते हैं 1945 तक के जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आप सब शिरकत करें, और उसको शिमला कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जाता है। और इसमें जो है मुख्तलिफ सियासी जो जमातें हैं उनके अरकान शरीक होते हैं। कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अबू कलाम आज़ाद, सरदार बलदेव सिंह शामिल होते हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर जो हैं वो शामिल होते हैं। और इसके अलावा दीगर नुमाइंदे भी आते हैं मुख्तलिफ जमातों के, तमाम सूबों के वज़ीर आला आते हैं, यूनियंस और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे जो है वो शामिल होते हैं। अब यहाँ पे जब बातचीत होती है तो इंतज़ामी कौंसिल की नुमाइंदगी पे जो है दोनों बड़ी पार्टीज़ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरफ के दरमियान जो है इख्तिलाफ पैदा होता है। इख्तिलाफ किस बात पे पैदा होता है?
इंतज़ामी कौंसिल के जो है वो मेंबर्स की तादाद की बातचीत होती है। ये कहा जाता है कि 5 हिंदू नुमाइंदे जो हैं वो जो है वो चुने जाएंगे और 5 ही जो हैं मुस्लिम नुमाइंदे जो है वो चुने जाएंगे। अब जो 5 हिंदू नुमाइंदे जो थे वो तो कांग्रेस को इजाज़त दे दी जाती है कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुन लें, लेकिन मुस्लिम नुमाइंदों के ऊपर ये कहा जाता है कि कांग्रेस ये तजवीज़ देती है कि जी एक नुमाइंदा जो है वो कांग्रेस चुनेगी और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से ये तजवीज़ आती है कि एक नुमाइंदा जो है वो गवर्नमेंट चुनेगी। यानी आप ये देखिए कि अभी नुमाइंदे बनने से पहले ही जो है वो 2 नुमाइंदे जो हैं मुस्लिम लीग के, गवर्नमेंट की कोशिश है कि नुमाइंदा हम चुने और वो हम उसकी जो है सारी वफादारियां गवर्नमेंट के साथ हों, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस ये चाह रही है कि एक नुमाइंदा हम चुने ताकि उसकी सारी की सारी वफादारियां हमारी हों। अब ये इसका क्या मकसद है इसका कि नुमाइंदे जो हैं वो उस पर लेदे होना शुरू हो गई है नुमाइंदों के चुनाव के ऊपर। बेसिकली नेक्स्ट कोई भी अगर आप कोई कानून पास करते हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको वोटिंग चाहिए, किसकी? नुमाइंदों की। जो अरकान आप चुन रहे हैं उनकी वोटिंग चाहिए आपको किसी भी लॉ को पास करने के लिए, किसी मसले को। अब जब आपके जो है 5 आपके पास पहले मेंबर्स हैं, जैसे कांग्रेस के पास 5 तो उसके वफादार हो गए ना, जो जाहिर वो खुद चुन रही है तो उसके वफादार हैं। अब 5 के बाद 2 मेंबर्स और उसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। अगर एक गवर्नमेंट चुन लेती है तो वो जाहिर है उसकी हमदर्दियाँ सारी गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर वो जो है वो कांग्रेस की तरफ से चुना जाता है नाम वो होगा तो मुस्लिम नुमाइंदा ही, लेकिन उसकी वफादारी चूँकि उसको कांग्रेस ने चुना होगा और बेशक मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से चुन रहे हैं, लेकिन वो उसकी वफादारियाँ किसके साथ होंगी? कांग्रेस के साथ होंगी। तो ऑटोमेटिकली और जब कोई भी किसी बात पे जो है किसी मसले के हल के लिए वोटिंग होती है तो वोटिंग ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी? ज़्यादा वोट किसके पास हो जाएंगे? कांग्रेस के पास हो जाएंगे। यानी बगैर मसले को उसको जो है इंतखाब किए बगैर ही उसका जो है वो 6 नुमाइंदे के पास ऑटोमेटिकली मौजूद थे। तो कायदे आज़म ने इस चीज़ को नामंजूर किया। कायदे आज़म ने फरमाया कि जब आपके कांग्रेस को ये इख्तियार दिया गया कि जी वो अपने 5 नुमाइंदे खुद चुने, तो मुस्लिम लीग के पास भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने 5 नुमाइंदे खुद चुने, ना कि गवर्नमेंट उसका एक नुमाइंदा चुने, ना कि जो है वो कांग्रेस उसका एक नुमाइंदा चुने। बेसिकली ये एक जाल था बिछाया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। क्या जाल था कि पाकिस्तान जो है वो ना बनाया जा सके, एक अलग मुमलिकत ना बनाई जा सके। कैसे ना बनाई जा सके? कल को जब आपको मैंने पहले बताया कि कोई भी मसला हो तो उसके लिए मेजॉरिटी की राय को तस्लीम किया जाता है। जब आपके ऑटोमेटिकली 6 नुमाइंदे आपके पास पहले ही आपके हक में हैं, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से होंगे या एक गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से, तो आपके पास 4 वोट पीछे बच रहे हैं मुस्लिम लीग के नुमाइंदों के। तो वो आप ये देखेंगे 6 की तादाद ज़्यादा होगी या 4 की वो तादाद ज़्यादा है। जाहिर है ऑब्वियसली बात है कि 6 लोगों का जो है वो अहमियत रखेगा वोट। अगर 6 लोग अगर पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के हक में तजवीज़ एक अलग मुमलिकत के हक में तजवीज़ पेश की जाती है और राय मांगी जाती है, तो 6 नुमाइंदे तो वो जो है उसके मुखालफत में राय देंगे और 4 नुमाइंदे जो है उसके हक में राय देंगे। तो वो 4 नुमाइंदों की राय तो नहीं तस्लीम की जाएगी ना, मेजॉरिटी की राय तस्लीम की जाएगी। इसी तरह कोई और भी मसला हो सकता है। यानी ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें मुसलमानों को फंसाया जा रहा था। और मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने इस बात का जो है इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इस तरह की किसी भी उसमें जो है शामिल नहीं होना पसंद करूँगा। और उन्होंने कहा कि हमें जो है उन्होंने सख्ती से अपनी मौक़िफ़ पे डटे रहे कि हमें जो है अपने नुमाइंदे चुनने का बाकायदा हमें खुद हक दिया जाए। और ये एक असूली मौक़िफ़ भी था कि अगर जो है कांग्रेस के पास ये हक था, राइट था कि वो अपने नुमाइंदे चुने, तो मुस्लिम लीग के पास भी ये हक होना चाहिए था। तो चुनाचे जो है कॉन्फ्रेंस बगैर किसी रिजल्ट के जो है वो शिमला के मुकाम पे जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी वो नाकाम हो जाती है और इसका सारे का सारा जिम्मेदार जो है कायदे आज़म को ठहराया जाता है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि वी विल प्लान दरअसल वासराय और गांधी का बिछाया हुआ जाल था, मुश्तरका जाल था। अगर मुस्लिम लीग उसको कबूल कर लेती तो कभी भी पाकिस्तान के हसूल में कामयाबी उसको हासिल ना होती। ये कायदे आज़म ने उसका वजाहत दी कि ये इसमें इसका जो है नाकामी का जिम्मेदार मुझे जो ठहराया जा रहा है ये हमारे लिए नाकामी थी। अगर हम इसको कबूल कर लेते तो आइंदा आने वाले वक्त में जो हम चाह रहे थे, जो मुसलमान चाहते थे, वो उनकी डिमांड्स कभी भी पूरी ना होती। तो शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद जो है लॉर्ड वीवल ने नुमाइंदगी का जो मसला था उसको हल करने के लिए 1945 में इंतखाबात मुनक्किद कराए।
और उन्होंने कहा कि आप इसमें इंतखाबात करें, इंतखाबात में जो है वो लोगों से राय ली जाएगी, अवाम से राय ली जाएगी, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से खड़ी हों, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, और अवाम की राय से पता चल जाएगा कौन असल नुमाइंदा है, कौन अवाम का नुमाइंदा है। तो यहाँ पे ये जो है आज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका 1945-46 के इंतखाबात होंगे, और ये जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।